हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि रन ऑफ कच्छ को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था एलोरा केव्स को लेकर के। तो एलोरा केव्स जो है वो हमारे इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है और 1983 में एलोरा केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डेजिग्नेशन दिया गया था। अब ये एलोरा केव्स जो है वो न्यूज़ में इसलिए बनी हुई थी कि कुछ टाइम पहले ही फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन जो है उन्होंने यहाँ की विजिट की थी। तो इनकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम नंबर्स में बात करें तो एलोरा केव्स जो है वो 34 जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसकी जो लोकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो आईटी लॉज हैं उनमें कुछ अमेंड किए हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया इंटरनेट का यूज़ करते हुए बहुत सारी फेक न्यूज़ जो है वो सर्कुलेट की जाती है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था कि तमिलनाडु वाला जो रीजन है वहाँ पर बिहार से जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको लेकर के एक न्यूज़ सर्कुलेट की गई कि अगर वो वापस वहाँ से नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ में काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो बढ़ जाएंगे, वहाँ पर उन लोगों को मारा पीटा जाएगा या फिर जो भी क्राइम जो है वो उनके खिलाफ में किए जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो वापस बिहार की तरफ लौटने लग गए। लेकिन बाद में जो है वो तमिल गवर्नमेंट एंड बिहार जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोऑपरेशन शो करते हुए इसको लेकर के अपनी तरफ से न्यूज़ रिलीज़ की कि ऐसा कोई इशू नहीं है। हम सभी जो हैं वो इंडिया के सिटीजन है और हम यहाँ पर इजीली किसी भी रीजन में कहीं पर भी रह करके अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके की फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिला है, इससे पहले भी बहुत साल पहले सेम इसी तरीके की जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट की गई बेंगलुरु वाले रीजन में कि यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो जो इशू है जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ओके, तो इस तरीके की फेक न्यूज़ को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आईटी लॉज को करेंगे चेंज। इस तरीके से पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वहां पर जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उसी तरीके से जो है पीआईबी जैसा एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा जो इस तरीके की जो फेक न्यूज़ है उनको रिव्यू करेगा। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक इंपोर्टेंट बात बोली है कि क्या होता है कि मान लो बिल आता है गवर्नर के पास में और अगर उस गवर्नर जो है उस बिल को विदहोल्ड करते हैं, कुछ टाइम के लिए अपने पास में रोक लेते हैं, तो यहाँ पर जो है इस बिल को, इसका मीनिंग जो है वो ये माना जाए कि बिल इज डेड। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सा आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है जिसमें गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कोई बिल अगर सेंड करती है तो उसको अपना रिव्यू देता है या फिर अपनी जो अश्योरेंस है उनको देता है या रिजेक्ट करता है, दोबारा से सेंड करता है। वो आर्टिकल जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर रीजनल पेज पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने लास्ट ईयर जो है वो इलेक्शन कमीशन से अर्ज किया था और अपने जो भी पेपर्स हैं वो अप्लाइड किए थे कि उनको नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन दिया जाए। अभी क्या है, कर्नाटका हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी ने बोला है कि 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज होगा कर्नाटका हाईकोर्ट को लेकर के, कर्नाटका स्टेट असेंबली को लेकर के। तो उससे पहले जो है वो हमें जो भी हमारा नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन हम मांग रहे हैं उसको रिव्यू करें, क्योंकि देखो जो नेशनल पार्टीज जो है उस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि कोई एक एरिया की पार्टी नहीं है, ओवरऑल जो पार्टी हो। ओके, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि स्टार कैंपेनर की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और स्टार कैंपेनर में जो खर्चा आता है
उस खर्चे का जो है वो कैंडिडेट का जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्लूड नहीं होता है। साथ ही साथ में और भी ज़्यादा, जैसे कि अगर हम बात करें तो नेशनल पार्टी जो है उसको लैंड एरिया प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो किसी भी एरिया में अपना जो ऑफिस है वो बना सकें। साथ ही साथ में और भी अदर इम्पोर्टेंट जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, इनमें भी कुछ टाइम पीरियड जो है उनको दिया जाता है इलेक्शन के टाइम में, तो काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। और यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी जो है वो क्राइटेरिया को कंप्लीट भी कर रही है, तो इसी के बेसिस पर उन्होंने ये रिक्वायरमेंट की है। तो कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन जो है वो किस तरीके से दिया जाता है। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ही पार्टीज को स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन देता है। ओके, इसके अलावा जो अदर पार्टीज होती हैं वो सिंपली रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो है वो होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के बेसिस पर जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनमें से जो है वो कुछ को स्टेट पार्टी और कुछ को नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन दे दिया जाता है, जैसा कि उनका पोल में परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है, मान लो किसी पार्टी को एक बार स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन मिल गया, तो वहां पर जब भी इलेक्शन होंगे तो रेगुलर 2 इलेक्शन में जो है इन पार्टीज की इवेल्यूएशन किया जाता है कि क्या वो क्राइटेरिया जो एक स्टेट पार्टी बनने के लिए होना चाहिए, क्या फिर वो क्राइटेरिया जो एक नेशनल पार्टी होने के लिए होना चाहिए, क्या ये पार्टीज जिनको डेजिग्नेशन दिया है वो इसको कंप्लीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही हैं। अगर नहीं कर पाती है तो उनका डेजिग्नेशन जो है उनसे स्नैच कर लिया जाता है। तो नेशनल पार्टी की हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर कोई पार्टी जो है अगर उसको नेशनल पार्टी बनाया जाना है तो ऐसी पार्टी जिसको 4 या फिर उससे अधिक स्टेट्स में जो है वो एक रिकॉग्नाइज पार्टी हो या स्टेट पार्टी हो। ओके, इसके अलावा सेकंड क्राइटेरिया ये है रिकॉग्नाइज्ड हो, 4 या उससे अधिक स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड हो कोई पार्टी, तो उसको नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन दिया जा सकता है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि कोई पार्टी जो है अभी 4 स्टेट में, चार स्टेट, कोई भी पार्टी 4 स्टेट में, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो या फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन हो, तो इसमें कोई पार्टी जो है उनको जितने भी यहाँ पर वोट गिरे उसमें से 6% वोट जो है उस पार्टी को मिले हों। साथ ही साथ में कोई पार्टी जो है उसने लोकसभा के जो लास्ट पोल हुए हैं उसमें 4 MP जो है उस पार्टी से गए हों चुन करके। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई पार्टी जो है वो उन्होंने लास्ट लोकसभा के इलेक्शन में 3 स्टेट में जो है वो 2%, मतलब टोटल सीट जो है लोकसभा सीट उसमें से 2% सीट जो है वो किसी पार्टी को मिली हो। और ऐसा जरूरी नहीं है, कम एटलीस्ट 3 स्टेट में मिली हो, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट में मिल गई हो, ऐसे 3 स्टेट में जो है वो 2% सीट मिली हो मिल करके, तो उसको जो है वो नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन दिया जाता है। ओके, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि नेशनल पार्टी वर्ड देकर के पूछ लेंगे और ये क्राइटेरिया जो है इसको लेकर के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने बोला है कि 4 स्टेट जो है वहां पर दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात जो है वहां पर वो ऑलरेडी एक रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी है, तो उनको ये डेजिग्नेशन मिलना चाहिए, वो इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया ना, इनमें से अगर कोई पार्टी एक क्राइटेरिया भी कंप्लीट करती है ना तो उसको नेशनल पार्टी का डेजिग्नेशन दे दिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो अभी हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था राइट टू हेल्थ बिल जो राजस्थान ने पास किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, उसको लेकर के काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो यहाँ पर अब कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में इसको लाया गया है और राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी हम मॉडल स्टेट के रूप में सामने आए हैं हेल्थ को लेकर के, जो भी इश्यूज हैं उन सबको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी राजस्थान में क्या होने वाले इलेक्शन होने वाले अक्टूबर नवंबर में स्टेट असेंबली के, तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो, जब हमने राइट टू हेल्थ बिल वाला आर्टिकल डिस्कस किया था
तो हमने जो डॉक्टर्स हैं उनके इश्यूज में डिस्कस किया था कि डॉक्टर्स को क्या क्या इशू है। एक तो उनको ये इशू है कि इमरजेंसी जो वर्ड है उसको क्लेरिफाई नहीं किया गया है। दूसरा बात जो है कि फंडिंग जो है वो कैसे दी जाएगी, इसके बारे में बात नहीं की गई है। तीसरा ये नहीं बोला गया है कि कौन से हॉस्पिटल में कौन सा इलाज करवाया जाएगा। साथ ही साथ में अगर कोई पेशेंट को इशू होता है तो वो क्या कर सकता है, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो इस बिल में रखा गया है वहां जाकर के अपनी जो भी कंप्लेंट है वो लिखवा सकता है। अब इस कंप्लेंट को व्यू करने के लिए ज्यादातर लोग कौन होंगे, या तो आईएएस ऑफिसर होंगे या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो इसको लेकर के भी डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी वजह से करप्शन जो है और जो इशू जो है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा बढ़ेंगी, ना कि जो हेल्थ को लेकर के जो हमने मेन क्राइटेरिया लेकर के जो उसका सॉल्यूशन देने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे वो बहुत सारे मिनी पॉइंट्स के ऊपर जो है इस तरीके की कंप्लेंट्स लिखवाएंगे, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है वो इलाज करने के बजाय इस तरीके के इश्यूज को सोल्व करने में ही लगे रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला था कि अगर ये ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी अगर आपको बनाना है तो इसमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए और उसी के बेसिस पर ये प्रोसीजर जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको लेकर के भी डॉक्टर ने यहाँ पर कंसर्न अपना रखा था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, हाँ देखो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि मीडिया वन जो चैनल था उसको अलाउ कर दिया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोला है कि जल्दी जो उसका टेलीकास्टिंग प्रोसीजर है जो बैन कर रखा था उसको आप दोबारा से अलाउ कीजिए। तो एक तरीके से फ्रीडम जो है वो मीडिया को देने की कोशिश की है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिस्कशन में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि देखो कोई भी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उनको रिव्यू करना और उसके अगेंस्ट अगर कोई स्टेटमेंट दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उसके खिलाफ में कोई स्टेटमेंट दे रहा है। इसकी वजह से जो एक फ्री या फिर ओपन मीडिया जो है वो अवेलेबल रहेगा और ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन होगी, और इसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा कि हाँ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिव्यू किया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी तरीके का बैन लगाया गया था कि अगर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं या गवर्नमेंट को लेकर के, कंट्री को लेकर के कोई स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो वो क्या है, हमारी कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, जो सॉवरेनिटी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर जो जुडिशरी है उन्होंने मीडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको यहाँ पर अश्योर किया है। साथ ही साथ में यहाँ पर ये मीडिया वन वाला जो इशू हुआ था इसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने सील्ड कवर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे। तो इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस तरीके से इशू में जो आप सील्ड कवर अपने पॉइंट्स रखते हो इसकी वजह से जो अदर पार्टीज है, सामने वाले जो पार्टीज है, उसमें आपने किन पॉइंट्स को रखा। क्योंकि गवर्नमेंट का यही मानना होता था कि देखो सील्ड कवर पॉइंट रख दो, क्योंकि अगर हम ओपन में रखेंगे तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर के नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सील्ड कवर जो है वो जुडिशरी में रखे जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर देखो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस तरीके के सील्ड कवर जो आप पेपर्स प्रोवाइड करते हो या जो भी अपनी तरफ से एक तरीके से आप अपने पॉइंट में जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए जो भी आप सील्ड कवर ये पॉइंट रखते हो, अगर केस टू केस बेसिस पर ये लगता है कि इनको ओपन किया जा सकता है तो उनको ओपन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर। तो अभी कुछ टाइम पहले जो है वो 1-2 दिन पहले रिपोर्ट आई है जुडिशरी को लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं विमेन की कहाँ कहाँ पर कितनी अवेलेबिलिटी है इसको लेकर के। और यहाँ देखिए, तो ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो आई है, जस्टिस को लेकर के। ओके, तो यहाँ पर टाटा ट्रस्ट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। अब इस रिपोर्ट में इंडिया में अगर हम बात करें पुलिस फोर्स में एज ए कांस्टेबल या फिर एज ए ऑफिसर जो है वो विमेन का कितना पार्टिसिपेशन है, तो इसको लेकर के बोला गया है कि इंडिया को अभी 24 ईयर्स और लगेंगे। 33 का जो क्राइटेरिया हमने विमेन का डिसाइड कर रखा है कि विमेन का पुलिस में इतना पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो उस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए भी हमें अभी 24 ईयर और ज़्यादा लगेंगे। अब यहाँ पर जो है वो डाटा रख रखे हैं कि SC
अब देखो ये जो रिपोर्ट आई थी ना उसमें हमने देखा भी था, उसमें हमने जुडिशरी को लेकर के डिस्कशन किया था एक दो दिन पहले। तो जुडिशरी में कितना पार्टिसिपेशन है विमेन का, तो हमने देखा था काफ़ी कम है। हालांकि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन है हाई कोर्ट्स के कंपैरिजन में। ओके, और साथ में हमने देखा था कि SC ST जो माइनॉरिटीज़ इन सब का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। ओके, और यहाँ पर दे रखा है अब पुलिस फोर्स में कि SC कम्युनिटी का और ST कम्युनिटी का अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो ये जो डार्क कलर है वो शो कर रहा है ऑफिसर्स को, और यहाँ पर जो लाइट कलर है वो शो कर रहा है कॉन्स्टेबल्स को। तो अगर आप पार्टिसिपेशन देखोगे तो अलग अलग स्टेट में बहुत अलग अलग है, और साथ ही साथ में जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है उसको कोई भी स्टेट जो है वो टच नहीं कर रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो सिक्किम में जो कांस्टेबल लेवल है वहां पर विमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। गुजरात में जो है वो ऑफिसर लेवल में विमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा गोवा में भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मेन टारगेट है उसको कोई भी स्टेट और यूटी जो है अचीव नहीं कर रहा है। दूसरा हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ST कम्युनिटी का जो है वो पार्टिसिपेशन को अगर आप डिस्कस करोगे तो ये जो लाइट कलर है वो ऑफिसर्स को, डार्क कलर कॉन्स्टेबल्स को। तो यहाँ पर जो बिहार स्टेट है वहाँ पर कॉन्स्टेबल्स में विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ऑफिसर लेवल में विमेन का पार्टिसिपेशन ST का पार्टिसिपेशन जो है ऑफिसर लेवल में वो काफ़ी कम है। ओके, ये SC और ST कम्युनिटी का मतलब पुलिस फोर्स में SC और ST की कितनी क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसीज रहती हैं और कितने जो SC और ST से रिलेटेड जो पर्सन है वो इसमें इंक्लूड हो पाते हैं। अब यहाँ पर विमेन का पार्टिसिपेशन है, ये डार्क कलर जो है वो पुलिस में विमेन का पार्टिसिपेशन, और ये लाइट कलर जो है वो विमेन का एज ए ऑफिसर जो शेयर है वो शो कर रहा है। तो मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है उसको कोई भी स्टेट जो है वो टच नहीं कर पा रहा है। लद्दाख जो है वहाँ पर फिर भी विमेन का पार्टिसिपेशन पुलिस में जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो मैक्सिमम हमारा टारगेट है उसको कोई भी अचीव नहीं कर पा रहा है। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हमारी जो भी प्रोविज़न है वो इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने क्राइटेरिया डिसाइड किया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विमेन जो है वो इंक्लूड हो पाएँ। और देखो विमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी तो जो क्राइम है उनको और अच्छे से हम रेगुलेट कर पाएंगे और उनका सॉल्यूशन जो है वो सोसाइटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, रशिया और यूक्रेन का स्टार्ट हुआ वॉर, उसके बाद में वेस्टर्न कंट्री जो है उन्होंने टाइम टू टाइम रशिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की। जैसे कि सबसे पहले स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है कि कोई भी कंट्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर पेमेंट करता है तो स्विफ्ट सिस्टम जो है वो एक तरीके से मीडिएशन का रोल प्ले करता है। इसमें कुछ नहीं होता, कुछ कोड होते हैं जो अलग अलग बैंकों के डिसीजन होते हैं। तो एक बैंक से दूसरे बैंक में जो मनी ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके लिए एक मीडिएशन का रोल प्ले किया जाता है। तो इस स्विफ्ट सिस्टम को जो है वो बैन कर दिया गया, किसमें, रशिया जो है उसको लेकर के। तो मतलब कोई भी कंट्री जो है अगर रशिया के साथ में कोई ट्रेड करता है तो डायरेक्टली यहाँ पर मनी जो है वो सेंड न कर पाई। ओके, तो कोशिश की गई कि रशिया को रिस्ट्रिक्ट करो ताकि यूक्रेन के ऊपर जो अटैक कर रहा है वो ना करे। फिर क्या किया गया कि रशिया जो है वो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी क्रूड ऑयल का कंजप्शन होता है इसमें 10% पार्टिसिपेशन रशिया का होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इंडिया और भी अदर कंट्री जो हैं वो रशिया के साथ में अपने क्रूड ऑयल को लेकर के ट्रेड कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज ने डिसाइड किया $60 जो है वो पर बैरल, यहाँ पर देखिए, हाँ $60 पर बैरल जो है वो प्राइस कैप डिसाइड की गई कि इससे ज़्यादा जो है वो रशिया को मनी नहीं दिया जाएगा क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए। लेकिन जापान जो है वो ज़्यादा उस पर खरीद रहा है, तो इसकी वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज ने जो कैप लगाई थी कि इससे ज़्यादा अपन नहीं खरीदा जाएगा, वो एक तरीके से क्या हो रही है, वो ब्रीच हो रही है। तो देखो जापान ही नहीं अदर कंट्रीज भी यहाँ पर खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही रशिया जो मंडे को ही रशिया और ओपेक कंट्री जो है उन्होंने डिसीजन लिया है कि पर डे जितना आउटपुट दे रहे थे वो क्रूड ऑयल का उसको कम करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो मनी है वो एक तरीके से जो भी क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाएंगे, क्योंकि पहले जितनी आउटपुट था वो अगर कम होगा तो जो लोगों की डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर हम इंडिया बात करें इंडिया पे, तो इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर मैक्सिमम
वेस्टर्न कंट्रीज जो है, ये सॉरी कहाँ पर अगर हम बात करें, जो वेस्ट एशिया कंट्रीज हैं और रशिया है, यूएस है, इनके ऊपर डिपेंडेंसी है। तो अगर क्रूड ऑयल का कम होता है तो इसकी वजह से कंट्रीज में जो है काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अदर कंट्री जो है वो रशिया के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो वैसे जो है वो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो $20 to $45 मिलता है, लेकिन यहाँ पर $60 पर बैरल इसलिए डिसीजन लिया गया था ताकि एक मिनिमम चार्जेस ना देखने को मिले, ऐसा ना रहे कि ये जो है वो मिनिमम चार्जेस रखे गए तो रशिया को रिस्ट्रिक्ट करने की जो है कोशिश की गई। तो ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज ने बोला है। तो यहाँ पर एक हायर लेवल भी रखा गया है ताकि रशिया के साथ में रिलेशन जो है वो भी मेंटेन रह सके और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ना देखने को मिले। लेकिन इससे भी ज़्यादा प्राइस पे जो खरीद रहे हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज और ये रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसका जो इशू है वो इस तरीके से सोल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ना सिर्फ जापान, अदर कंट्री जो है वो भी अपने रिलेशन रशिया के साथ में डायरेक्टली मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो और साथ ही साथ में रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो भी सॉल्व हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है तो अभी हमने जो डिस्कस किया था कि आईटी लॉज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया है। साथ ही साथ में जो अभी ऑनलाइन गेम्स का जो रूल एक तरीके से क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे कि रमी, पोकर, ये सब कुछ जो खेले जा रहे हैं, तो इन वो सारे गेम जहां पर रियल मनी को इन्वेस्ट किया जाता है तो उस रियल मनी को रेगुलेट करने के लिए जो है रियल मनी अगर किसी गेम में लग रही है तो उन गेम को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो रूल्स हैं उनको क्या करेंगे, अमेंड करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि हम बनाएंगे, यहाँ देखिए SRB, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। ये सेल्फ जो भी गेम है उनको यहाँ पर जहाँ पर रियल मनी इन्वेस्ट होती है उन गेम को जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। अगर इस बॉडी को लगता है कि हाँ इस गेम को अलाउ किया जा सकता है तभी जाकर के गेम जो है वो अलाउ हो पाएगा। तो देखो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू, काफ़ी ज़्यादा सुसाइड केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को जो है वो रेगुलेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेस पॉलिसी को भी यहाँ पर रखा है। स्पेस पॉलिसी में जो है वो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और इसरो जो है वो रिसर्च के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके। तो इसके थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तभी जाकर के ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे। ओके, तो प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनका इंक्लूजन करने के लिए ये जो स्पेस पॉलिसी है उसको यहाँ पर रखा गया है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।